हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आपको पता है सोल्यूशन यानी कि विलियन चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है। लास्ट सेशन में मोलैरिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको न्यूमेरिकल भी दिए थे कुछ होमवर्क में। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो किए होंगे। मैं आपको अभी उनके आंसर्स भी यहाँ पर बताऊंगी और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। आज के सेशन में आगे चलते हैं और आगे कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, वही होमोजीनस पिक्चर जो है, दो और दो से ज्यादा आपके नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज जिसमें हो सकते हैं। दो अवयवी घटक होंगे, एक विलायक और दूसरा विलेय। विलायक कौन सा है? जो अधिक मात्रा में वहां पर पाया जा रहा है उसको विलायक कहा जा रहा है, और जो आपका कम मात्रा में पाया जा रहा है उसको विलेय कहा जा रहा है। ठीक है ना? विलायक ही आपकी भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है पूरे विलयन के लिए, और इसी आधार पर आपने तीन प्रकार के आपके विलयन बताए थे। एक आपका ठोस विलयन आएगा जिसको आप फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट। ओके, जो भी आपकी सोल्यूट की फिजिकल स्टेट होगी उसके आधार पर उसको क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा तीन तरह से। तो आपके तीन प्रकार के विलयन बनेंगे, ठोस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन और गैस ठोस विलयन। ठीक है ना? देन आपका सेकंड टाइप आता है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट अभी आपका लिक्विड स्टेट में होगा। सोल्यूट फिर से आपके तीन तरह से बदलेगा तीनों भौतिक अवस्थाओं में। तो आपके गैस द्रव, ठोस द्रव और द्रव द्रव विलयन, तीन प्रकार के विलयन इसमें बन जाएंगे। ठीक है, लास्ट आपका आता है गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट होगा यहाँ पर वो गैसियस स्टेट में होगा। फिर से सोल्यूट की फिजिकल स्टेट तीन तरह से बदलेगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और फिर से आपके गैसीय विलयन के तीन प्रकार बन जाएंगे, गैस गैस विलयन, गैस द्रव गैस विलयन और ठोस गैस विलयन। इनके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने अच्छे से देखे थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सांद्रता क्या है विलयन की? तो जितनी भी उसमें विलय की मात्रा है उसके आधार पर आप सांद्रता का निर्धारण करते हैं। दो प्रकार के आपके विलयन आप बताते हैं क्वालिटेटिवली, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन आते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट आपके क्या होते हैं? तनु विलयन जिनको कहा जाता है, जिनमें अपेक्षाकृत आपके विलय की मात्रा कम होती है उनको तनु विलयन कहा जाता है, और वहीं पर जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है उनको कॉन्सेंट्रेटेड यानी आपका सांद्र विलयन कहा जाता है। ठीक है, देन मात्रात्मक रूप से हम सांद्रता को व्यक्त कर रहे थे। आपने मास परसेंटेज की बात की, यानी द्रव्यमान प्रतिशत जिसे कहा जा रहा है, उसको हम लोगों ने देखा था, उसके न्यूमेरिकल भी देखे थे। वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, आयतन प्रतिशत, इसका भी न्यूमेरिकल देखा था। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का हमने न्यूमेरिकल देखा था। पार्ट्स पर मिलियन की बात की थी। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल भी देखा था। मोल फ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा कि ये बेसिकली क्या है, मोलों की संख्या का अनुपात है, जिसको मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? जो भी आपको दिया गया द्रव्यमान या भार होगा उसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी उसका मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान है उससे, तो आपको मोलों की संख्या पता चल जाती है। ठीक है, मोल प्रभाज का जो योग होता है विलय और विलायक का, वो एक के बराबर होता है। ठीक है ना? यानी विलय का मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर एक होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा था, इसका भी आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। यहाँ पर मोलैरिटी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि 1 लीटर विलयन में कितने विलय के मोलों की संख्या उपस्थित है, वही आपका मोलरता होगी उस विलयन की। ठीक है, मोलरता किसकी है? पूरे विलयन की है, और विलयन के 1 लीटर आयतन में कितने मोलों की संख्या उपस्थित है यही उसकी मोलरता कही जाएगी। और मोल पर लीटर इसका क्या हो रहा था? मात्रक हो रहा था। यहाँ पर ये हमने पूरा पढ़ा, इसका न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को एक करवाया था, दो न्यूमेरिकल करवाए थे। देन मोलैलिटी की बात है, फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको निकालने हैं, सॉल्वेंट की अमाउंट आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है उसके वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन का जो मास होगा आपका, उसमें से सोल्यूट का मास आप माइनस कर लेंगे तो आपको सॉल्वेंट का मास पता चल जाता है। देन यहाँ पर मोलैलिटी आप लोग कैसे निकालते हो? मोलों की संख्या जो होगी विलेय की,
उसको विभाजित करते हैं विलायक के द्रव्यमान से, जो कि किलोग्राम में है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, उधर हमने लीटर की बात की थी, जब मिलीलीटर में आपको मोलरता मिलेगी तो आप क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वैसा ही आप यहाँ पर भी करेंगे। अगर किलोग्राम की जगह आपको ग्राम में यहाँ पर वे मास मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ओके, चलिए यहाँ पर आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल दिया गया था। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन है, यानी आपको बेंजीन क्या है, यहाँ पर विलायक होगा आपका। ठीक है, उसका आपको द्रव्यमान दिया गया है कि 75 ग्राम है। इथेनोइक एसिड आपको 2.5 ग्राम बताई गई है। 2.5 ग्राम यानी उसका दिया गया द्रव्यमान जो होगा। ठीक है, इससे आप क्या निकाल लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इथेनोइक एसिड आपका क्या होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका आप क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना लेते हो, एटॉमिक मास नंबर आप बोलते हैं या एटॉमिक मास बोलते हैं, 12 प्लस हाइड्रोजन CH3 हो रहा है, तो यानी कि एक हाइड्रोजन का 1.0087 लेते हैं, तो अप्रोक्स 1 मान लेते हैं, इंटू 3। क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के एटम है, प्लस 12 प्लस 16 ऑक्सीजन के लिए, प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, ये आपका आएगा 60 ग्राम। ठीक है, अगर आप इस देखें तो आपके पास दो क्या है, 12 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 12 को। दो आपके पास 16 है, इनको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 और एक 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। ये आपका क्या आ गया, मोलर मास आ गया CH3COOH का। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या है, उसका जो दिया गया द्रव्यमान होता है, आप बोल सकते हो सिंपल मास भी बोल सकते हो या वेट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, गिवन मास ऑफ CH3COOH is equal to 2.5 ग्राम। Okay, now you have to calculate number of moles of CH3COOH। आपको क्या करना है, इथेनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो गिवन मास आपका क्या है, 2.5, और मोलर मास हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया, 60। ओके, चलिए कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 25 है, नीचे आप 6 मान लीजिए, तो 4 टाइम्स आएगा, ये 0.0417 मोल। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए इतना नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं इथेनोइक एसिड के। अभी बेंजीन का आपके पास द्रव्यमान 75 ग्राम। ठीक है ना,
मास इन किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 1000। ये आपका क्या आ गया किलोग्राम में आ गया द्रव्यमान। क्लियर है, यही वैल्यू पुट करेंगे आप। नाउ निकालनी क्या है आपको, मोलैलिटी निकालनी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स कितने किए थे, कैलकुलेट 0.0417, इतना ही आया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम। बेंजीन का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में, तो वो कितना था, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया था 75/1000। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मोल पर किलोग्राम में आपकी मोलैलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी मोलैलिटी हो गई, ठीक है। इसी तरह से आपने भी सॉल्व किया होगा अपना क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, मोलैरिटी का यानी मोलरता का, जिसमें पूछा गया था उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH आपका 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है, ठीक है। तो आपके पास गिवन मास ऑफ NaOH था जो कि कितना दिया गया था, 5 ग्राम दिया था। ओके, और क्या था आपके पास, वॉल्यूम दिया गया था आपके पास सॉल्यूशन का, 450 ml। ओके, ये दो चीजें थी आपके पास। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है यहाँ पर NaOH ही आपका सोल्यूट है। देन आप क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे सबसे पहले, या मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी बोल लो, मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक है। तो किस तरह से, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। पता है ना क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर जिसे बोलते हैं वो लिख रहे हैं। ओके, कितना आ जाएगा टोटल, 40 ग्राम पर मोल। ओके, देन नंबर ऑफ moles of NaOH is equal to given mass of NaOH upon molar mass of NaOH। तो गिवन मास कितना था 5, और ये हो गया 40, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, (0.125 मोल। अब क्या आ गया, मोलों की संख्या पता चल गई है जो इम्पोर्टेंट था, और विलियन पता चल गया है, विलियन का आयतन पता चल गया है, दोनों चीजें आ गई हैं। अब क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो क्या हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर, ये अब आपका लीटर में आ चुका है, तो इस वैल्यू को पुट कर लेंगे वहां।
नाउ मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलरता क्या होती है आपकी, मोलरता होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वो यहाँ पर NaOH है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो विलयन का आयतन है इन लीटर, जो कि लीटर में आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने 0.125 कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ओके। और 450 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। को रीअरेंज कर लेंगे, क्लियर, इस तरह से आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका मोल पर लीटर में मोलैरिटी आपकी आ जाएगी। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ये चीजें आपकी बेसिक हैं जो कि आपने पहले भी मोलैरिटी मोलैलिटी के बारे में पढ़ा होगा। मोल फ्रैक्शन आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट बनता है, जो कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है अभी। आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.278 एम क्या बता रहा है आपको, मोलैरिटी बता रहा है, ठीक है। कि ये विलियन आपका जो बना है वो 0.278 मोलैरिटी का बना है, ठीक है, जिसमें कि आपका 5 ग्राम NaOH जो थी वो 450 ml सॉल्यूशन बना रही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक नई टर्म आई है सॉल्युबिलिटी, जिसको विलेयता कहा जाता है। विलेयता क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस की या किसी कंपोनेंट की आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, निश्चित मात्रा दी गई है आपको। सपोज आपको बोल दिया है कि 100 ml आपको पानी दिया है और आपको कुछ चीनी दे रहे हैं, उसको आप देखिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी विलेयता क्या होगी। तो जितनी चीनी को पानी घोल पा रहा है उसी निश्चित मात्रा में वो उसकी क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी यहाँ पर। जहां पर के आपका टेम्परेचर को भी फिक्स किया जाएगा, यानी कि निश्चित तापमान आपका रखा जाएगा, ओके। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम, क्या कहा जा रहा है, ये इसकी अधिकतम मात्रा है, उस सब्सटेंस की अधिकतम मात्रा जिसको कि विलायक अपनी निश्चित मात्रा में और एक निश्चित तापमान पर घोल पा रहा है। दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। वो 100 ml पानी में आपका कितनी चीनी वहां पर घुल पा रही है, जबकि हमने फिक्स कर दिया है कि 100 ml से ज्यादा हम पानी नहीं ले रहे हैं, और टेम्परेचर भी आपका सपोज 25 या 30 डिग्री सेल्सियस आपने फिक्स किया हुआ है। तो उस फिक्स टेम्परेचर पर उस फिक्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपका कितना अमाउंट मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, अधिकतम कितनी मात्रा में वो सब्सटेंस वहां पर घुल रहा है, वही क्या है, विलेयता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किस पर निर्भर करता है, ये नेचर ऑफ सोल्यूट पर, यानी कि विलेय की प्रकृति क्या होगी, ठीक है, और सॉल्वेंट की प्रकृति क्या होगी उस पर निर्भर करेगा, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके अतिरिक्त तापमान और जो आपका दबाव होगा या दाब होगा उस पर भी ये निर्भर करता है, यानी कि आपकी विलेयता। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड। क्या कहा जा रहा है, इन फैक्टर्स को हम अलग अलग तरह से देखते हैं कि एक सॉलिड को अगर लिक्विड में आपका डिसॉल्व किया जा रहा है या फिर एक गैस को आपका लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह से प्रभावित होगी, किस तरह से प्रभावित होगी वो हम देखेंगे जब आपका विलेय बदल रहा है, जब वो एक बार ठोस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, आपका गैस हो रहा है, ठीक है। तो पहला लेकर चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विलेय क्या है,
सॉलिड है और विलायक क्या है आपका, लिक्विड होगा। जैसे आप चीनी और पानी का एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। उसी की सॉल्युबिलिटी आप यहाँ पर देंगे, अ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन देम। क्या कहा जा रहा है, उनके बीच जो अंतरा आणविक इंटरेक्शन जिसको कहा जा रहा है वो समान होगा, तभी आपका एक सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को आप हमेशा याद रखेंगे, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, यानी जो समान होता है वो समान को घोलता है, यानी समान समान एक दूसरे को में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और वो समान समान यहाँ पर किसके लिए आएगा, वो ध्रुवीय और अध्रुवीय आपके सब्सटेंसेस के लिए आएगा। सो पोलार डिसॉल्व पोलार एंड नॉन पोलार डिसॉल्व नॉन पोलार। ठीक है, यानी ध्रुवीय विलेय होगा कोई तो वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाएगा, वहीं पर अध्रुवीय विलेय जो होगा वो अध्रुवीय विलायक में आपका घुल जाएगा। ठीक है, so polar solute dissolves in polar solvent and non-polar solute in non-polar solvent। जैसे आपने क्या कहा, NaCl होता है आपका, नमक होता है ना, तो NaCl क्या है, एक पोलार सोल्यूट है आपका। ठीक है, विलेय अगर उसको मान रहे हैं तो उसमें पोलैरिटी है, Na पॉजिटिव बनाता है, Cl नेगेटिव बनाता है। आप उसको जल में डालते हैं, जल भी आपका क्या है, एक पोलार सॉल्वेंट है। ठीक है, वहां पर भी क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या बताया आपको, NaCl की बात कर रहे हो तो Na पॉजिटिव बना रहा है, Cl नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, H2O की बात कर रहे हैं तो H2O में भी क्या हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी पोलैरिटी के कारण ये जो NaCl था जिसको आप कॉमन सॉल्ट या नमक बोल रहे हो, ये आपका वाटर में क्या हो रहा है, इजीली डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर कोई नॉन पोलर सोल्यूट होता है, यहाँ पर कोई ऐसा विलेय होता है जो अध्रुवीय होता है जिसमें ध्रुव नहीं बन रहे इस तरह से, तो वो आपका जल में विलेय नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं, उसी प्रकार से वो अध्रुवीय विलेय फिर किसमें जाकर घुलेगा, जो कोई अध्रुवीय विलायक होगा उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपका दिया गया है, सोडियम क्लोराइड जो मैंने आपको अभी बताया एंड शुगर डिसॉल्व्स रेडिली इन वाटर एंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व रेडिली इन बेंजीन। ठीक है, तो इससे क्या समझ आता है कि सोडियम क्लोराइड और शुगर जल में विलेय है या घुलनशील है, क्योंकि उनमें पोलैरिटी है, जल में भी पोलैरिटी है, दोनों क्या है, ध्रुवीय हैं, इसलिए वो आपस में घुल रहे हैं। लेकिन नेफ्थलीन और एंथ्रासीन की बात करेंगे तो ये अध्रुवीय हैं और ये किसमें, बेंजीन में जाकर, जो कि एक अध्रुवीय विलायक है, उसमें जाकर घुल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर आपका सोल्यूशन बनाते हैं, और जब ध्रुवीय दोनों होंगे, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, विलेय विलायक ध्रुवीय होंगे तो उनकी विलेयता अच्छी होगी, आपस में घुल जाएंगे। वहीं पर अगर दोनों अध्रुवीय हुए तब भी आपकी विलेयता बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इतना आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लेंगे इसे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स किए, साथ ही हमने सॉल्युबिलिटी को समझा और सॉलिड्स एंड लिक्विड के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। आने वाले सेशन में हम फैक्टर ऑफ फैक्टिंग्स पढ़ेंगे, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं जब हम कहते हैं कि विलेय आपका ठोस है और विलायक आपका द्रव है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ इतना पढ़ के आएंगे अच्छे से, और होमवर्क आपके लिए यही है कि जो फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, आने वाले सेशन में नए टॉपिक्स पे बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।